गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ना, आज ये आपका टॉपिक है जो आपके विषय और कोर्स के अनुसार लिया गया है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लोक कल्याण के लिए होते हैं, राज्य के लोगों के लिए लोक कल्याण के लिए होते हैं। और जो भी सरकार बनती है उसको नीति निर्देशक तत्व अपनी प्रधानता में रखने होते हैं, क्योंकि इसी से ही सरकार चल पाती है। क्योंकि लोक कल्याण कार्य की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षा की उपलब्धता, स्वास्थ्य की उपलब्धता, पर्यावरण का संरक्षण, पशु पक्षियों का संरक्षण, ये सारे कार्य राज्य के लोक कल्याणकारी होते हैं। तो कोई भी सरकार, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी राज्य, इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। इसके बिना एक सरकार चल भी नहीं सकती। ये नीति निर्देशक तत्वों का मेन अर्थ है, यानी एक मौलिक अर्थ की हम बात कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की एक अनोखी विशेषता है। इस अवधारणा को संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मैंने आपको इसमें सारी चीज़ जोड़ी हुई हैं। मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व जितने भी हैं सबको पढ़ाया हुआ है, और ये इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है कि आपकी जो RAS तक पेपर में जो आता है ना, वो नीति निर्देशक तत्व भी मैंने इसमें जोड़े हुए हैं। यानी अगर जो भी संशोधन हुआ है ना 42 में, 44 में या 57 में संविधान संशोधन के द्वारा जो भी नीति निर्देशक तत्व बढ़ाए गए हैं, वो मैंने इसमें जोड़े हुए हैं। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। तो नीति निर्देशक तत्वों के अर्थ की हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की एक अनोखी विशेषता है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। और भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जोड़े गए हैं। तो संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना। मैंने आपको बताया था, लोक कल्याणकारी राज्य यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ इसमें सम्मिलित हैं। राज्य की कल्पना को साकार रूप देने, समता पर आधारित समाज का निर्माण करने, विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? कि सबको समान अवसर प्राप्त हों, चाहे वो रोजगार के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, सभी को समान अवसर प्राप्त हों और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। आगे बात करें हम तो बॉयज एंड गर्ल्स फ्रेंड्स, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। मैंने अभी आपको बताया था, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। ये नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षमता तथा राज्य के लिए अनुसरण नीति के विश्लेषण से संबंधित है। मैंने आपको अभी बताया था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कब हो सकती है? जब राज्य स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, नागरिकों के स्वास्थ्य की सही व्यवस्था करे, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करे, सामाजिक क्षमता की व्यवस्था करे। तो इसमें सारी चीज़ आ जाती हैं, स्वास्थ्य, संरक्षण, पर्यावरण, जीव जंतु और मनुष्य से संबंधित जितनी भी लोक कल्याणकारी जो भी बातें हैं, जो भी कार्य हैं, वो सारे नीति निर्देशक तत्व में आ जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये आपको याद रखना है। ये नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें आते हैं। ठीक है, अब हम 36 से 51 तक के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो अनुच्छेद 36 आता है पहले। इसमें क्या किया है कि राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा बताई गई है इसमें खाली कि राज्य तो किस प्रकार का होना चाहिए, राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें। और अब जो पहले इसमें जम्मू कश्मीर राज्य नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसलिए मैंने इसमें एक लाइन और बढ़ा दी है आपकी, इसमें जम्मू कश्मीर को भी अब शामिल कर लिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है और इसमें जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया है। आगे अनुच्छेद 37 है।
अनुच्छेद 37 है, इसमें प्रावधान है कि यह बात योग्य नहीं है। देखिए, अगर हमारी कोई भी सरकार लोक कल्याणकारी कार्य करती है, स्वास्थ्य हो, चाहे संरक्षण हो, चाहे शिक्षा हो, तो ये बात योग्य नहीं है। जितने भी 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं जो आपके आएंगे, इसमें ये बात योग्य नहीं है। इसको हम लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। हम मूल अधिकार को लेकर न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन हम नीति निर्देशक तत्वों को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते, हम कानून में नहीं जा सकते। हमारे पास ये अधिकार नहीं है। अगर हमारे किसी भी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम न्यायालय में चले जाएं। तो ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 37 में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 38(1) की बात करें तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मैंने आपको बताया है कि कल्याणकारी राज्य वही है जो अपने राज्य में बसने वाले लोगों के कल्याण के बारे में सोचें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे संरक्षण हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, जीव जंतु से संबंधित हो, जो भी हो, अपने राज्य को बढ़ाने की सोचे, उसके कल्याण के लिए सोचे। देखिए, अगर कल्याण के लिए नहीं सोचेगा, अगर राज्य स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करेगा, जैसे कोविड महामारी चल रही है, कोविड महामारी के अंतर्गत अगर अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा नहीं होगी, जैसी मारामारी चल रही है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ही खत्म हो जाएगा, वह सरकार फेल हो जाएगी। इसलिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना 38(1) के अंतर्गत आती है। 38(2) के अंतर्गत जो आता है, ये 38(2) है, ये 38(1) है, 381 नहीं है स्टूडेंट, 38(1) है, ये 38(2) है। इसमें क्या गया कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। यह संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास, राज्य आय की असमानताओं, जैसे जो भी आय राज्य को, मतलब आय का मतलब ये है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी को ज़्यादा किसी को कम, आय का मतलब एक ही समान कार्य के लिए समान वेतन जो आगे आएगा वो मैं बताऊंगा कि राज्य की आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, कि आय में असमानता ना हो, किसी को भी, मतलब जो एक ही पद पर हो और पद के अनुरूप किसी को कुछ सैलरी मिल रही हो, किसी को कुछ सैलरी मिल रही हो, तो पद के अनुरूप ही एक ही सैलरी मिलेगी, तो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया और ये अनुच्छेद 38(2) के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 39(a), स्त्री पुरुष की जीविका के समान अवसर। देखिए, स्त्री पुरुष को वैसे तो हमारे भारतीय समाज में बहुत भेदभाव है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उनमें कहा गया है कि स्त्री पुरुष की जीविका के समान अवसर, यानी अगर स्त्री और पुरुष अगर मजदूरी या मेहनत या किसी कार्य में लगे हुए हैं, या किसी ऑफिस में या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या किसी भी पद पर हैं, तो उनको समान अवसर दिया जाएगा। जो भी उनकी तनख्वाह बनती है वो उनको दी जाएगी। और जीविका के समान अवसर, यानी जीविका, जो भी जीविका है, जिस भी क्षेत्र में जो लगा हुआ है, जिस भी क्षेत्र में जो लगा हुआ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके समान अवसर दिए जाएंगे, यानी स्त्रियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 39(b), समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सभी का सर्वोत्तम हित हो सके। यानी समुदाय, समाज या समुदाय के बारे में बात कही गई कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सभी का सर्वोत्तम हित हो सके। यानी जो भी सरकार योजना चलाए, उसका स्वामित्व और नियंत्रण, और भौतिक, यानी भौतिक संसाधन में अपने भी भौतिक संसाधन आ जाते हैं। जैसे हमारा घर होता है, घर में हमारे जो संसाधन लगे हुए होते हैं, तो भौतिक संसाधन में आ जाते हैं। तो उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सभी को सर्वोत्तम हित हो सके, यानी कोई किसी के भौतिक संसाधनों पर हस्तक्षेप ना कर सके, ये राज्य व्यवस्था करे। उसका स्वामित्व और नियंत्रण हो कि कोई किसी पर हस्तक्षेप ना कर सके, कोई किसी की भौतिक संसाधनों पर हस्तक्षेप ना कर सके। तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सभी का सर्वोत्तम हित हो सके। ठीक है। 39(c) में क्या है? उत्पादन व धन की हितकारी संकेंद्रण नहीं हो, यानी हितकारी नहीं, अहितकारी,
उत्पादन और धन, उत्पादन जो भी उत्पादन होता है जो किसान करते हैं, और धन का अहितकारी संकेंद्रण नहीं हो। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट, हित की जगह अहितकारी, यानी सभी के लिए समान वेतन, समान धन, समान उत्पादन की व्यवस्था हो। राज्य की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो भी किसान है, अगर वह अपनी फसल लेके बाज़ार में जाता है, मंडियों में जाता है, तो उसको एक सही वेतन मिले, सभी के समान वेतन मिले, उसे उत्पादन का सही वेतन मिले। तो उसका जो केंद्रण हो, संकेंद्रण वो हितकारी हो, सभी के लिए समान हो, किसी के लिए अलग अलग ना हो। अनुच्छेद 39D, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्त्री पुरुष अगर एक ही कार्य को कर रहे हैं तो उनको समान ही वेतन मिलना चाहिए, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है। अनुच्छेद 39E, कार्य के संदर्भ में उचित दशाओं का निर्माण किया जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। देखिए, स्त्री पुरुष के बारे में बार बार नीति निर्देशक तत्वों में आ रहा है कि स्त्री पुरुष के में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ चाहे वो कार्य हो चाहे कोई अधिकार हो, उसमें राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य की सरकार, राज्य की पार्टी कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। अगर जो भी दशाएं हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अनुसार उन्हें सुविधा मिलेगी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे स्त्री किसी भी काम में लगी हो, चाहे पुरुष के समान हो, चाहे पुरुष के समान किसी भी कार्य में लगी हो, एक ही दशा राज्य प्रदान करेगा, यानी स्त्री पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब 39F क्या कहता है? बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये अनुच्छेद सारे ज़रूरी हो जाते हैं एक सरकार के लिए। एक सरकार इसके बिना बेकार है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक सरकार इसके बिना बेकार है, एक सरकार का अस्तित्व नहीं है इसके बिना। एक सरकार, और एक सरकार में जो राज्य में जो सरकार होती है, अगर वो इसका पालन नहीं करती है तो 100% डूब जाएगी, और इतना डूब जाएगी कि वो कभी दोबारा नहीं आ सकती। क्योंकि अगर हम मनुष्य का हित ही नहीं करेंगे, हमारे राज्य में रहने वाले लोगों का, पशु पक्षियों और पर्यावरण का हित ही नहीं करेंगे, तो वो सरकार किस काम की, तो वो सरकार बेकार है। तो अनुच्छेद 39F में यही बताया कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण, स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण यानी बच्चों के लिए पोषण की हम बात करते हैं ना, पोषण के लिए जो भी सरकार, देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के लिए महिला प्रसूताओं के लिए दाल चावल की व्यवस्था की जाती है। बच्चों के लिए अगर कुपोषण हो जाए तो उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था की जाती है, और उसके लिए अच्छे खाद्यान्न की स्थापना की जाती है। तो बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। ठीक है, स्वस्थ अवसर प्रदान किए जाएं बच्चों के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 39A, देखिए अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। 39A के बड़ा वाला ए आएगा, इसमें छोटा वाला ए लग गया, ये मुख्य है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए, सभी के लिए न्याय समान है, विधि के अनुसार सभी समान है। अगर कोई अपराध करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसके लिए दोनों को समान न्याय मिलेगा। ठीक है, अपराध करता हो तो उसके अनुसार ही उनको न्याय मिलेगा। जो भी उनकी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यानी विधिक यानी कानून, निःशुल्क विधिक सहायता, ये हमारे राज्य के नीति निर्देश तत्व में कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। और ये अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद 42 में संविधान, ये आप नोट डाउन कर लेना, ये अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता राज्य द्वारा दी जाएगी। ठीक है, न्याय की बात बहुत करता है हमारा राज्य। अनुच्छेद 40, अब अनुच्छेद 40 में आता है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। देखिए, ये जो नीति निर्देश तत्व है, ये RAS की परीक्षा में बहुत आता है कि अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। जो हमारे में ग्राम पंचायत, जो भी पंच, सरपंच, प्रधान जी होते हैं, तो गांव में ग्राम पंचायत होती हैं। तो राज्य का ये
सर्वोपरि कर्तव्य है कि अनुच्छेद 40 के अनुसार वह ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 41 में आता है कि प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने, बेरोजगारी, विकलांगता, वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए 41 में ये आपको साफ कह दिया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने, यानी प्रौढ़ यानी 18 से 35 साल के उम्र के लोगों को प्रौढ़ बोलते हैं। प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने, बेरोजगारी, विकलांगता और वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ये साफ इसमें कहा गया है। देखिए यही लोक कल्याणकारी विषय होते हैं, एक राज्य और एक पार्टी के लिए यही लोक कल्याणकारी विषय होते हैं। जो विकलांगों के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, उनके लिए उन विकलांगों के लिए भी पेंशन होती है और उनको जो भी सरकारी वैकेंसी निकलती हैं उनमें भी छूट दी जाती है, उनके फॉर्म भरने की फ़ीस में भी छूट दी जाती है। और वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था हर सरकार करती है। आप भी देख रहे हैं कि आपके घर में भी कोई वृद्ध हो तो उसको पेंशन मिलती होगी। और बेरोजगारी के लिए देखिए सरकार ने जो स्नातक बेरोजगार हैं उनके लिए भी योजना चला रखी है, 3000 और 3500 रुपये उनको मिलते हैं। तो ये सरकार के ऊपर ही, एक पार्टी के ऊपर ही, जो राज्य का प्रधान होता है उसके ऊपर ये सारी चीज़ का दारोमदार होता है और ये हमारे अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। ठीक है। अब अनुच्छेद 42 में काम की उचित दशाएं राज्य प्रदान करेगा तथा ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों को पुरुषता अवस्था में कार्य न करना पड़े। देखिए काम की उचित दशाएं प्राप्त राज्य प्रदान करेगा, यानी ऐसी अगर स्थिति हो जाती है कि स्त्री जो कि प्रेग्नेंट होती है तो उस समय में वो चाहे सरकारी नौकरी में हो तो उसे क्या है कि रिलीफ दिया जाता है। अब क्या है, 6 महीने का या साल भर का रिलीफ सरकार की तरफ से है। अगर कोई लेडीज़ या कोई स्त्री प्रेग्नेंट है तो सरकार की तरफ से उसे छुट्टी दी जाती है 6 महीने के लिए। तो काम की उचित दशाएं राज्य प्रदान करेगा। यही उचित दशाएं हैं कि अगर कोई स्त्री को परेशानी आती है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको 6 महीने के लिए छुट्टी दी जाती है। तो अगर कोई पुरुष है, अगर वो नौकरी पर रहते हुए कोई भी दिक्कत हो गई, उसका एक पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो राज्य उसकी भी व्यवस्था करता है कि उसे छुट्टी दी जाती है, उसे लगातार सैलरी भी दी जाती है। तो काम की उचित दशाएं यही बताया गया है। अब अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना राज्य करेगा। देखिए कुटीर उद्योग धंधे पहले चलते थे। कुटीर उद्योग हमारे जो भी गांधी जी हैं कुटीर उद्योग की बात करते थे, सूत काटना वगैरह, कपड़ों से संबंधित कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 43 में बताया गया। अनुच्छेद 43 ए में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, यानी अगर उद्योग, यानी जो भी फैक्ट्रियाँ जो भी चल रही हैं, जैसे भरतपुर में सिमको, GWD वगैरह ये फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो इनके प्रबंध में जो भी इनका प्रबंधकारी होगा, जो भी मतलब इनका मालिक होगा, तो उसको क्या होगा, जो भी कर्मकार उसमें लगे हुए हैं उनको प्रबंध में रखा जाएगा, यानी उनकी भी सलाह ली जाएगी। जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी भी सलाह ली जाएगी, उनको भी भागीदार बनाया जाएगा, क्योंकि बिना कर्मचारियों के कोई भी संस्था नहीं चल सकती, कोई भी उद्योग नहीं चल सकता। यह अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 43 ए जो कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी की बात करता है, वह अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। आगे बात करें हम अनुच्छेद 43 भी, इसमें कहा गया कि राज्य सहकारी समितियों का उन्नयन करेगा, यानी राज्य सहकारी समितियों का निर्माण करेगा। ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है कि राज्य सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। सहकारी संस्थाएं जितनी भी हैं, हमारी सहकारी संस्थाएं चलती हैं ना, सहकारी बैंक भी चलती हैं, सहकारी संस्थाएं हमारी तमाम तरह की चलती हैं, तो राज्य उनको बढ़ावा देगा और सहकारी समितियों का उन्नयन करेगा, उन्हें बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को, मजदूरों को, ज़्यादातर किसानों को सहायता मिल सके। और ये अनुच्छेद 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा जोड़ा गया। इसको आप नोट डाउन कर लेना, यही पूछे जाते हैं, जो लेटेस्ट होते हैं वो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैंने नीति निर्देशक पढ़ाने की जो कोशिश की है वो आपको सारे नीति निर्देशक तत्व, यानी 43 ही नहीं, 43 में ABC जो भी आता है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है।
सारे नीति निर्देशक तत्व बताने का प्रयास किया है। इसके लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म या किसी भी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से संविधान के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ सकते हो, जो 36 से 51 तक हैं। ठीक है, तो राज्य सरकारी समितियों का उन्नयन करेगा। अनुच्छेद 44 में राज्य समान सिविल सहायता का निर्माण करेगा, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति संबंधी समान कानून बनाए जाएंगे। देखिए, तलाक, जो मुसलमानों में तलाक की व्यवस्था की गई थी कि जो व्यक्ति होता था वो तलाक 3 बार कह के और उस तलाक कर देता था। हमारे मोदी सरकार आई और इसमें संशोधन किया और हिंदुओं के अनुसार ही उसमें प्रावधान किया गया। तो राज्य समान सिविल संहिता का मतलब यही है कि सभी धर्मों के लिए विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित और संपत्ति से संबंधित समान कानून बनाने की व्यवस्था राज्य करेगा। ठीक है, चाहे विवाह का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, उसके लिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, उसके लिए समान कानून लागू रहेगा। ठीक है, अगर हिंदुओं में चाहे मुसलमान में, सिख में विवाह का कोई विवाद उठता है, तलाक का कोई विवाद उठता है और संपत्ति का कोई विवाद उठता है, तो उस समय जो भी कानून है उसी के अनुसार न्याय दिया जाएगा और वो सभी के लिए समान होंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 45 की बात आती है। अनुच्छेद 45 भी हमारे लिए बहुत मोस्ट है, ये बार बार नेट की परीक्षा में भी आता है। अनुच्छेद 45 तो 0 से 6 वर्ष यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा दीक्षा का कार्य राज्य करेगा। ठीक है, 0 से 6 वर्ष की शिक्षा दीक्षा का कार्य राज्य करेगा, यानी 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी के माध्यम से जो पढ़ते हैं वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है, उसकी व्यवस्था राज्य करेगा। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी तथा एनटीटी की व्यवस्था इसी के अनुपालना में की गई है। आंगनबाड़ी और एनटीटी जो आते हैं ना, जो आंगनबाड़ी में और देखो एनटीटी में जो पढ़ाया जाता है वो 0 से 6 वर्ष के बालकों को भी पढ़ाया जाता है, तो उसकी व्यवस्था, आंगनबाड़ियों की स्थापना ही इन छोटे बच्चों के लिए की गई और धीरे धीरे आंगनबाड़ियों का विस्तार भी होगा। इन मिड डे मील भी, इनमें आपको पोषण तत्व भी, पोषण खाना भी मिलने लगा है। कई तरह के बच्चों को पोषण तत्व भी राज्य सरकार मुहैया कराती है, महिलाओं को कराती है, बच्चों के लिए कराती है। तो अनुच्छेद 45 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा, ये बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 46 में SC ST तथा पिछड़े वर्गों का शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान किया जाएगा। देखिए, SC ST साफ किया गया है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। वैसे SC ST का प्रावधान भारतीय संविधान में अलग से दे रखा है, अलग से अनुच्छेद हैं हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, और राज्य के लिए भी अनुच्छेद 46 जोड़ दिया गया है कि SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल यानी SC ST तथा पिछड़े वर्गों के जो दलित होते हैं, पिछड़े वर्ग होते हैं, उनके लिए आर्थिक उत्थान किया जाएगा, शैक्षिक व आर्थिक उत्थान किया जाएगा। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में उनको सहायता दी जाएगी। देखिए, दी भी जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया जा रहा है। आप भी सब जानते हो, हर राज्य सरकार पहले आरक्षण पर ध्यान देती है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, वोट बनाने के लिए आरक्षण पर ध्यान देती है। और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। देखिए, राशन कार्ड बना हुआ होता है तो BPL परिवारों के लिए आर्थिक सहायता दी, उनको गेहूँ चावल वगैरह मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, तो वो भी सहायता ये राज्य सरकार करती है, जो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 47। इसमें प्रावधान है कि राज्य जनता के पोषण स्तर को उच्च करने का कर्तव्य निभाएगा। ठीक है, जनता का पोषण स्तर यानी चाहे बच्चों का हो और महिलाओं का हो। देखिए, बच्चों का होता है, शुरू में जब बच्चा होता है तो उसको लगातार जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, और जो आंगनबाड़ी के तहत जो पोषण खाना दिया जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें प्रावधान है कि राज्य जनता के पोषण स्तर मतलब बच्चों का ही पोषण स्तर आता है। जब बच्चे ही बड़े होकर जाते हैं तो बच्चों का पोषण स्तर सुधरना चाहिए। इसमें यही बताया गया कि पोषण स्तर को उच्च करने का कर्तव्य निभाएगा। इसी अनुच्छेद के तहत मिड डे मील की स्थापना की गई थी। हमारे जो भी स्कूल चलते हैं, 6 to 8 स्कूल चलते हैं, सरकारी स्कूल चलते हैं, उसमें मिड डे मील की स्थापना की गई 1 जनवरी 1995 को। वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत की गई, ये आप ध्यान रखना और इसको नोट डाउन कर लेना। मिड डे मील की स्थापना अनुच्छेद 47 के अंतर्गत की गई
कि बच्चों के पोषण स्तरों को सुधारा जाएगा। ठीक है, बच्चों को जो भी मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील में दाल रोटी, अब तो दूध भी जोड़ दिया है, जो भी मिड डे मील में मिलता है वो राज्य के बच्चों का पोषण स्तर सुधारने के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है ये। अब अनुच्छेद 48 की बात करें हम, तो कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन किया जाएगा। यह अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि व पशुपालन का नई नई तकनीकी कृषि व पशुपालन के लिए बनाई जाएगी। वैज्ञानिक संगठन का मतलब ये है कि कृषि और पशुपालन के लिए जो नई नई तकनीकी जो आती हैं उसको उसका निर्माण किया जाएगा कि किसान को परेशानी ना हो। हैं, जो भी किसान पशु पालते हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाएगी और किसान को कृषि में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अत्याधुनिक साधनों की व्यवस्था राज्य करेगा। वैज्ञानिक नीति बनाएगा, वैज्ञानिक उपकरण बनाएगा। ये क्या है, राज्य के हाथ में है। राज्य कृषि व पशुपालन की वैज्ञानिक संगठन किया जाएगा, राज्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48 में तो ये कहा गया है कि कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन किया जाएगा। और 48A में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। देखिए, पर्यावरण की भी बात आ गई। मैं आपको ये स्टार्ट होने से पहले ही बता रहा था, इसमें पर्यावरण की भी बात आ गई कि पर्यावरण का संरक्षण राज्य के हाथ में होता है। देखिए, अभ्यारण्य वगैरह होते हैं एक राज्य के अंतर्गत, हमारे घना केवलादेव आता है, सरिस्का आता है, ठीक है, रणथंभौर आता है, जो राज्य में कई सारे हैं। वहाँ पे जो वन्य जीव रहते हैं, ठीक है, और वन है जो वहाँ के, उनकी रक्षा सुरक्षा करने का अधिकार राज्य सरकार के पास ही होता है। तो ये अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 48A, अनुच्छेद 48A 42 में, यह अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए, लोगों में कैसे पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस लाई जाए, क्योंकि पर्यावरण है तो हमें, पर्यावरण के बिना हमारा जीवन नहीं है। आज जो प्रदूषण के कारण आज जो पर्यावरण का हनन हो रहा है, उससे राज्य सरकार कैसे बचा सकती है, उसका संरक्षण कैसे कर सकती है, उसे कैसे बढ़ा सकती है, यानी संवर्धन यानी कैसे बढ़ा सकती है, इसके बारे में बताया गया है। और इसके अंतर्गत जो वन या वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। अब अनुच्छेद 49 की बात करें तो राज्य का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक स्मारक अथवा स्थान, देखिए स्मारक स्थान यानी जो भी स्मारक बनाए जाते हैं, जो भी संग्रहालय बनाए जाते हैं, ठीक है, स्मारक बनाए, जैसे शहीद स्मारक बनाया जाता है, शहीदों की मूर्ति बनाई जाती है चौराहों पर। और जो भी स्मारक होते हैं कलात्मक अथवा ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं को कि जिन्हें संसद में राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, रक्षा करे और उन्हें नष्ट होने अथवा उनका निर्यात करने से रोकने का प्रयत्न करे। देखिए, संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, जैसे हम किसी स्मारक में घूमने, जैसे आप देखिए आमेर का किला है, जयगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला है, और राजसमंद में जो किले हैं, जो उदयपुर में किले हैं, ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर की सूची में आते हैं। राष्ट्रीय धरोहर की, यानी संसद की राष्ट्रीय धरोहर की सूची में आते हैं। जयपुर का परकोटा है जो अभी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जंतर मंतर है, ये सारे संग्रहालय हैं, चिड़ियाघर है, ये सारे हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं। तो इनका जो संसद द्वारा, संसद में राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है इनको, तो इन्हें नष्ट होने से बचाने का दायित्व किसका है, राज्य का है। और इनको निर्यात करने का कि कोई भी पशु पक्षी यहाँ से, मतलब कोई भी सामान सामग्री जो भी संग्रहालय में है, जो भी हमारे इनमें किलों वगैरह में है, इनका निर्यात ना किया है ये, क्योंकि ये हमारी धरोहर हैं, ये हमारी धरोहर हैं, इससे हमारे राज्य की पहचान होती है। देखिए, आप भी किसी संग्रहालय में जाइए तो किसी राजा की तस्वीर लगी हुई है, उसके उपकरण लगे हुए हैं। आप जयपुरी संग्रहालय में जाइए तो कई तरह के उपकरण वहाँ लगे हुए हैं जो राजा उनका उपयोग करते थे। सवाई मानसिंह हो, उदय सिंह हो, जो भी राजा रहे हैं उनका उपयोग करते थे, तो वो हमारे संग्रहालय में स्थापित हैं। तो वो हमारी यहाँ की संस्कृति का बयान करते हैं। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा रखे, उनको नष्ट होने से बचाए। कोई भी वहाँ का जो भी संरक्षण करता है, वो उसका निर्यात ना कर दे। तो ये दायित्व किस पे होता है, राज्य सरकार पे होता है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगा। देखिए, ये साफ कहा गया है, क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
अगर कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करेगी तो हमारी न्यायपालिका कोई भी निर्णय नहीं दे पाएगी। तो साफ अनुच्छेद 50 में ये बहुत बड़ी बात बोली गई है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगा। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, क्योंकि कार्यपालिका होती है जो राज्य की सरकार होती है, मुख्यमंत्री वगैरह, कैबिनेट मंत्री वगैरह, राज्य मंत्री वगैरह, ये हमारी कार्यपालिका होती है। तो कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर कोई भी कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करती है तो स्वतंत्रता नष्ट होती है, लोगों के अधिकार नष्ट होते हैं, मूल अधिकारों का हनन होता है। तो इससे राज्य को नुकसान होता है, राज्य के लोगों को नुकसान होता है। तो कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि ये नुकसान हो। तो कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। और अगर कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून को अगर वो संविधान के विपरीत हैं तो भी न्यायपालिका उन्हें हटा देती है, उन्हें ख़त्म कर देती है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी सिद्धांत बताए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे कैसे हों, किस प्रकार से हम निभाए जाएं, क्योंकि एक राष्ट्र की विदेश नीति भी इसी के अंतर्गत आती है। विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति के अंतर्गत ही आती है। विदेश नीति के जो भी हमारी विदेश नीति पाकिस्तान के साथ है, चीन के साथ है, अमेरिका के साथ है, तो ये विदेशों से जो व्यापार होता है, जो हमारा लेन देन होता है, आयात निर्यात होता है, जो भी एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक कर दे तो उसके संबंधित ये अनुच्छेद 51 दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी सिद्धांत है इसमें। तो अनुच्छेद 51 में क्या किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, जितना भी हो सकेगा राज्य इसका साथ देगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अनुच्छेद 51 में राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत संबंध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के मध्य अच्छा संबंध होंगे, क्योंकि एक राज्य, ये अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया, एक राज्य के लिए भी ये उतना ही है जितना केंद्र सरकार के लिए है। तो एक राज्य की सरकार भी विदेशों में जाती है, राज्य का मुख्यमंत्री भी विदेशों में जाके दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। ऐसी छूट है हमारे इंडिया के अंदर। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि की जाएगी। अनुच्छेद 51 में राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत संबंध बने रहेंगे। ठीक है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं विधियों का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधियों का पालन करना। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं और जो संधियाँ होती हैं, जो भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जो संधियाँ स्थापित करता है, यानी चाहे सैनिक संबंधी हो, चाहे बिजली संबंधी हो, चाहे रक्षा उपकरण संबंधी जो संधि जो होती हैं, सड़क रक्षा सैनिक संबंधी जो संधियाँ होती हैं, वो इसमें बताया गया है कि राज्य उसका पालन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संधियाँ होती हैं उसका पालन कौन करेगा, राज्य करेगा। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संधियों को बनाती है और पालन राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 51 में कहा गया है। और अनुच्छेद 51 डी नहीं जोड़ा मैंने, डी अनुच्छेद 51 डी में क्या कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा। ठीक है, भारत की विदेश नीति इसी अनुच्छेद से संबंधित है। 51 डी में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है। और विदेश नीति जो आती है वो इसी के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि विदेश नीति के अंतर्गत ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा भी। देखिए, डोकलाम विवाद जो हुआ था वो चीन, भूटान और भारत की त्रिकोणीय स्थिति पर हुआ था। ठीक है, तो चीन अपनी अपनी ठहरा रहा था, लेकिन भारत सही था उसमें, तो भारत ने चीन को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद का निपटारा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। एक देश दूसरे देश के अंतर्राष्ट्रीय मामले में हस्तक्षेप करता है, शांति के लिए हस्तक्षेप करता है। भारत पाकिस्तान की जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस पर विवाद चलता रहता है, तो उसमें अमेरिका भी बोलता है, यूएनए भी बोलता है कि भाई तुम विवाद ना करो, इसको शांति से सुलझा लो। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा जो आता है वो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये तो आपके 36 से 51 अनुच्छेद हो गए, जो मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है मैंने।
और आप 36 से 51 मैं बता रहा हूँ, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, वो इन्हीं अनुच्छेदों को पढ़ ले और वो उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकता है। 36 से 51 आपको याद हो जाएंगे इसी से। अब मैं नीति निर्देश तत्वों के महत्व की बात करें तो देखो, मैंने आपको बताई थी महत्व। एक राज्य के लिए नीति निर्देश तत्व महत्व के ही होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ये नीति निर्देश तत्व के बिना एक सरकार अपनी कल्पना भी नहीं कर सकती। इसी में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि संविधान निर्माता राजनीति लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी चाहते थे। यानी राजनीति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, तो अगर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे, क्योंकि सबसे पहले हमारे देश में हमारे लोगों की सुनी जाती है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग, पहली जब जो शक्ति है वो भारत के लोगों के पास है। अगर भारत के लोगों के पास है तो एक सरकार अगर भारत के लोगों का ही ध्यान नहीं रखेगी, राज्य के लोगों का ध्यान नहीं रखेगी, तो वो सरकार कैसे चल सकती है, कैसे आगे बढ़ सकती है। तो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का लोगों का ध्यान में रखना ही पड़ता है एक संविधान, एक सरकार के लिए। तो ये एक नीति निर्देश तत्व में महत्व की बात है। अगर आगे पढ़ें हम, नीति निर्देश तत्व कार्यपालिका व्यवस्थापिका के लिए अनुदेश पत्र हैं, जिसके कारण राज्य सरकार चाहे किसी भी दल की बने, इन तत्वों को ध्यान में रखी नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण कर नीति निर्देश तत्वों के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने का प्रयास करती है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी सरकार हो, ठीक है, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, नीति निर्देशक तत्वों के बिना अधूरी है। अगर वह इन तत्वों के साथ खिलवाड़ करती है, सीधी सी बात है, स्वतंत्रता हो, समानता हो, आप देखिए, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, मनुष्य का स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, अगर इसकी अवहेलना एक सरकार करेगी तो वो कैसे आ सकती है दोबारा, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण हो, वन्य जीवों का संरक्षण हो, वन का संरक्षण हो, स्वास्थ्य हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, बेरोजगारी हो, विकलांगों के लिए सुविधा हो, अगर एक राज्य सरकार ये सब चीज़ नहीं करेगी तो वो दोबारा आ ही नहीं सकती, किसमें, एक राज्य में दोबारा नहीं आ सकती। तो जो भी नीतियाँ बनती हैं ना, वो इन सबों को ध्यान में रखकर ही एक राज्य सरकार बनाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति ही इसलिए है कि एक सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य के लोगों को सुविधा दे सके। अगर वो जितनी सुविधा देगी उतनी ही वो उसकी आने की गारंटी हो जाती है। तो नीति निर्देशक तत्व बिना एक राज्य की सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी के अनुसार राज्य सरकार नीतियाँ बनाती है और उसका पालन करती है, और इसके बिना एक सरकार अधूरी है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा महत्व के बारे में भी बता दिया है। तो मैंने इसमें आपको अधिक से अधिक बताने का प्रयास किया है। नीति निर्देशक तत्व मैंने सारे बताएं। बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत ये चैप्टर है, लेकिन ये सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये चैप्टर है, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, चाहे सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो। तो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें ढंग से याद करोगे और ढंग से पढ़ने की कोशिश करोगे अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।